गुड डे एवरीवन, शेफ धीरज शो में आप सबका स्वागत है। और आज मेरे साथ अर्नव भाई हैं, इनका पूरा नाम अर्नव नाइक है। एक ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं स्टार्टअप ज्ञान, जिसमें कि 4 लाख करीब सब्सक्राइबर हैं, 4 लाख प्लस ही हैं। मैं भाई के चैनल को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं भी स्टार्टअप के ऊपर काम करता हूँ, हम लोग फूड स्टार्टअप की मेनली हमारी वीडियोज़ हैं, हमारे मेंटीज वगैरह हैं, तो भाई से हम लोग उनके बैकग्राउंड और स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ें पूछने वाले हैं। तो भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, मेरी तरफ से और मेरे व्यूअर्स की तरफ से। थैंक यू धीरज कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने का डिसाइड किया। होपफुली मैं आपके जो क्वेश्चन सही से आंसर करूँगा और मेरे एक्सपीरियंस से आपके व्यूअर्स को भी थोड़ा बहुत तो सीखने को मिल ही जाएगा। जरूर जरूर, आपके पास तो ज्ञान का भंडार है। भाई कुछ अपना बैकग्राउंड बता दो, स्कूलिंग वगैरह आपने कहाँ से करी है? तो बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही हूँ और यहाँ पे मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी। और जैसे कि आपको पता है हर मिडिल क्लास घर पे होता है, 2 ही ऑप्शन है, मेडिकल और इंजीनियरिंग का। मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी और हुआ यूँ कि इंजीनियरिंग करने गया और पहले सेमेस्टर में ही मुझे समझ आ गया कि भैया ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ। ये तो ज़्यादा हो नहीं पाएगा। हाँ। बट मैंने सोचा कि यार अब घर वालों ने पैसे दे दिए हैं तो इसका फ़ायदा उठाना है। तो मैंने सोचा कि यार अब इंजीनियरिंग में घुस गए हैं, यहाँ पे जो इतना टाइम मिल रहा है हॉस्टल में, कुछ अपनी पसंद का चीज़ ढूंढा जाए। तो वहाँ पे फिर मैंने अपने सेकेंड ईयर में फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया। यूएस से हमें ऑर्डर्स आते थे, वहाँ से हमने काफ़ी कंटेंट। फ्रीलांसिंग में आप लोग क्या काम करते? तो फ्रीलांसिंग में बेसिकली वेबसाइट्स यूएस वाली होती थी, वहाँ से हमें कंटेंट राइटिंग के ऑर्डर्स आते थे कि एसेज लिखना है या ये आर्टिकल से या इस चीज़ पर रिसर्च करना है। तो इन सारी चीज़ों से काम शुरू किया। पहले मैं करता था, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ में किया, फिर उसका आउटसोर्सिंग बिजनेस भी पूरा एक बनाया। और वो करते करते फिर मैंने अपनी एक वेबसाइट खोली और वेबसाइट उतना चला नहीं, बट फिर धीरे धीरे यूट्यूब चलने लग गया था। तो तब इंडिया में स्टार्टअप रेवोल्यूशन भी आ रहा था। फ्लिपकार्ट ये सारी कंपनीज काफ़ी बड़ी हो रही थी, फंडिंग भी ले रही थी। तो मुझे भी लग रहा था कि यार अगला जो बड़ा स्टार्टअप का जो डेस्टिनेशन होने वाला है वो इंडिया ही होगा। तो मैं भी इसके बारे में फिर पढ़ने लगा। बट फिर मैंने देखा कि यार हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, बट जो भी यूट्यूब में जो नॉलेज अवेलेबल थी वो एक चीज़ तो मोस्टली इंग्लिश में थी और जो कंटेंट था वो मोस्टली यूएस ऑडियंस के लिए था। तो मुझे लगा कि यार अब इंडिया में स्टार्टअप रेवोल्यूशन आएगा, इंडिया में स्टार्टअप प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट भी इतना पुश दे रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि यार हर बंदे को इंडिया में इंग्लिश आती है, तो लोकल लैंग्वेज में भी कंटेंट होना ज़रूरी है। और मुझे ये भी लगा कि यार जो हमारे इंडियन एग्जाम्पल्स हैं कि इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, उनकी चीज़ों से भी तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सही बात है। और मेन चीज़ था कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ ही रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मैं ये अगर पढ़ रहा हूँ, क्यों ना मैं ये नॉलेज ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ, साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। और इसी से ही फिर मैंने 2017 में जब मैं 3rd ईयर में था कॉलेज के, तब मैंने स्टार्ट किया ये स्टार्टअप ज्ञान यूट्यूब चैनल। ऑफकोर्स पहले नाम अलग था, बट फाइनली स्टार्टअप ज्ञान उसको कर दिया। और भाई ने ये नया ऑफिस भी लिया है, अभी भाई के ऑफिस में है। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ और भाई बड़े ही हम्बल हैं। अभी मैंने भाई को मैसेज डाला था, एक्चुअली मेरी टीम की तरफ से मैसेज गया था कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो भाई ने फट से रिवर्ट करा, अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, रात के 2:30 बजे बात हुई, ठीक है। और फिर हो गया कि भाई ये सब हम लोग करेंगे। और भाई ने अभी फाइनली दिल्ली में यहाँ पे ऑफिस लिया है। तो और बाकी ऑफिस का एड्रेस वगैरह भाई से हम लोग पूछेंगे, क्योंकि भाई का जो स्टार्टअप है इसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करी जा रही है। सर अभी जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक स्टार्टअप बोल रहा हूँ और मैं एक बिज़नेस बोल रहा हूँ, तो स्टार्टअप और बिज़नेस में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली जो स्टार्टअप होते हैं, एक फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है कि उसमें एक चीज़ को करने का एक नया तरीका होता है। तो उसमें इनोवेशन का कॉन्सेप्ट होता है और हाई ग्रोथ होता है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल दुकान खोल देते हैं वो बिजनेस है, क्योंकि जो चीज़ दूसरे शॉप ओनर्स कर रहे हैं आप वही सेम चीज़ कर रहे हैं। बट अगर आप उसमें कोई इनोवेशन का एस्पेक्ट आते हैं कि भैया हम फ्री होम डिलीवरी कर रहे हैं, हम 10 मिनट की डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप एक इनोवेशन का एंगल लाए, चाहे आप अपने प्रोडक्ट में लाए, चाहे आप सर्विस में लाए, एक इनोवेशन का एंगल लाए और ग्रोथ भी फास्ट है। क्योंकि अगर आप कुछ नया चीज़ मार्केट में लाओगे तो कॉपी कैट्स भी ज़्यादा आएंगे, तो आप ग्रोथ पे भी फोकस करोगे ताकि आप मार्केट को टेक ओवर कर पाओ। तो स्टार्टअप में जो मेन फोकस होता है कि एक बड़े स्केल पे ऑपरेट किया जाता है और मेन सबसे चीज़ इनोवेशन होती है किसी ना किसी एंगल पे। अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अपने आप को मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो क्या ये भी एक स्टार्टअप हो सकता है या एक बिजनेस है?
अगर तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि आप एज अ बिजनेस चला रहे हैं या स्टार्टअप। तो अगर आप सिंपल वीडियो डाल रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि भैया ये बिजनेस के साथ चलाएंगे, हम 4 महीने का 20 वीडियो डालेंगे, 20,000 रुपये आगे, खुश है। बट अगर आप इसमें कुछ अलग करते हैं, आप मान लो कुछ इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ नया नया लेके आ रहे हैं, अपने आप से अपने एक्सपीरियंस, अपने व्यूअर्स का फीडबैक लेके कुछ एक अलग लेके आ रहे हैं मार्केट में, तब आप उसे एज स्टार्टअप मोड कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए कि यार हर महीने मेरे 20,000 हो, आपको चाहिए आज 20,000 हो, कल 30,000, परसों 40,000, ये कंसिस्टेंटली बढ़ते रहे और उसके लिए आप नई नई चीज़ें लेके आएंगे। तो ये फिर आप एक स्टार्टअप माइंडसेट, स्टार्टअप मोर देन कि आपका कंपनी स्टार्टअप है कि बिजनेस है, ये कि आपका माइंडसेट क्या है। तो जो अगर स्टार्टअप माइंडसेट से आप ग्रोथ पे फोकस करोगे, स्केल पे फोकस करोगे और कुछ नया करने की कोशिश करोगे। अभी जैसे भाई अगर मैं अपने बोलूँ, जैसे हम लोग, मैं डिजिटल शेफ के नाम से हम लोग अपना जो ये स्टार्टअप है हम लोगों का यूट्यूब चैनल ही था, बट यहाँ से 80 के प्लस हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मैक्सिमम अगर आप बोलेंगे एटलीस्ट 10 से 12,000 लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे, जहाँ पे हम लोग उनको वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, चाहे हमारे बुक्स हो गई, मेंटरशिप हो गई, ठीक है। तो अभी और मैं भी इसको एज ए स्टार्टअप ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जाना चाहता कि भाई मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ या वो खोलूँ। और यहाँ से फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी इस इंडस्ट्री में रहने वाले लोग हैं उनको ग्रोथ जरूर मिले। बिल्कुल, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि शेफ बहुत सारे हैं, शेफ के इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं, वो बिजनेस के साथ चल रहे हैं। बट आप स्टार्टअप माइंडसेट से आप बोल रहे हैं कि यार हम जो अपने कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, उनको डिजिटली कैसे ऑफर करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे ऑफर करेंगे। तो ये सब जो आप एक अलग एंगल लेके आ रहे हैं, इनोवेशन का एस्पेक्ट लेके आ रहे हैं, और आप खुद ही बोल रहे हैं कि आप स्टार्टअप माइंडसेट से ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, वो भी उसी से पता चलता है कि आप एज ए स्टार्टअप इसको चलाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा हम लोगों ने जैसे सीरीज़ चालू करी थी शेफ धीरज का, जिसमें हमने साहिल खन्ना हो गया, फिर हमारे अभी आर्या सर हो गया, हम लोगों ने मुकुंदा फूड के CEO उनका करा। तो ये सब बेसिकली इसलिए ही कर रहे हैं, नेटवर्किंग के लिए ही है ये। क्योंकि अभी जैसे सर से बात हुई, अभी हमने आधा 1 घंटा पहले इंटरव्यू से पहले बैठ के बात करा, तो काफ़ी नए आइडियाज़ मुझे इनसे मिले हैं एक्चुअली में, और जो कि हो सकता है कि मैं फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट जरूर करूँगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। राइट नाउ इंडिया के अंदर, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग कैपिटल में हैं, जो स्टार्टअप का माहौल क्या है और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? आप अभी आए हैं कोवर्किंग में, आप हर तरफ देखिए कि स्टार्टअप ही चल रहा है। और अब जैसे कि बोलते हैं कि बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि इंडिया का वक्त आने वाला है। अब मेरे हिसाब से शुरू हो चुका है वक्त, जो गोल्डन एज ऑफ स्टार्टअप्स जो बोलते हैं, इंडियन स्टार्टअप्स वो आगे। क्योंकि पहले हर बंदे का सपना था कि यार मैं एक जॉब कर लूँ, कहीं सरकारी नौकरी में कर लूँ, लाइफ सेट है। बट अब अगर इंसान जॉब भी करता है, 2-4 साल बाद वो सोचता है कि यार मैं जॉब करके कुछ सीखता हूँ, बाद में मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ या मैं अपना कुछ करता हूँ। सबको कुछ अलग करना है और एक्चुअल में अपना कुछ खोलना है, और एक्चुअल में अपना कुछ कंपनी खोला, स्टार्टअप खोला, सर्विस खोला। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब तो यार इंडिया में स्टार्टअप रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ सोने की चिड़िया इंडिया फिर से बनने वाला है, और वो काम हम लोग ही करने वाले हैं, जो करंटली हम लोग इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में हैं। भाई ने जैसे बोला, जैसे अभी मुझे देखने वाले शेफ़ लोग हैं, रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, ठीक है, आप लोग अपने क्लाउड किचन चलाते हैं। तो अभी मैं भी जो भी मैं कर रहा था, मैं भी उससे परेशान हो गया था, भाई मैं क्या करूं। अभी तक आपने देखा होगा लोग इंजीनियरिंग से परेशान हो चुके हैं, मेडिकल से परेशान हो चुके हैं, इवन शेफ़ लोग भी परेशान हो चुके हैं, ठीक है ना। हर फील्ड में लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं कि शेफ़ का काम बहुत क्रिएटिव वाला है, ठीक है। तो वहीं उस चीज़ों से हट के मैंने एक्चुअली में ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, और आप लोगों का प्यार है और सबका प्यार है जो कि ये चीज़ें हो रही है। और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अगर हम लोग बोलें, देखो पॉसिबिलिटीज़ तो अभी बहुत है, क्योंकि मार्केट इतना धीरे धीरे ओपन अप हो गया है कि चाहे सपोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट हो या इन्वेस्टर का सपोर्ट हो, या आपको कस्टमर्स भी अब इतने ज़्यादा मिल जाते हैं जियो के वजह से, या मतलब आप पूरे दुनिया के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में, बट आपको देखना पड़ेगा कि आप किस अपॉर्चुनिटी में काम करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है तो हर कोई कर पाएगा। आपको बेसिकली देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबली कर सकते हैं, दूसरा वो मार्केट ग्रोइंग है कि नहीं, और तीसरा उस फील्ड में आप क्या नया कर सकते हैं। इन तीनों का अगर आप इंटरसेक्शन ढूंढते हैं तो आप कुछ बढ़िया बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, फिजिकल और डिजिटल स्टार्टअप, ठीक है, जहाँ पे हम लोग चाहे हमारे प्रोडक्ट हों, सर्विसेज हों, इनमें क्या डिफरेंस है और दोनों के प्रो और कॉन्स क्या है? देखो फिजिकल जो स्टार्टअप्स है या फिजिकल बिजनेस तो इंडिया में बहुत समय से हैं। आपके आसपास के जो किराना दुकान है वो भी फिजिकल है,
बट फिजिकल में यूजुअली दिक्कत क्या होती है ना कि इनिशियल जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। आपको दुकान लेना है, स्टोर खोलना है, उसमें खर्चा बहुत होता है। दूसरा, आपको बहुत सारे लाइसेंसेस, परमिशंस, ये सारी चीज़ें लेनी होती है, उसमें टाइम भी बहुत लगता है। और फिर आपको, क्योंकि आपने इतना टाइम, एनर्जी, पैसे वेस्ट कर दिए, अगर कुछ गलत होता है तो आपको लॉसेस बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, रिटर्न भी उतना नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। डिजिटल में ये सारी चीज़ें, जो बैरियर्स आप बोलेंगे, चाहे वो पैसों का हो, परमिशंस का हो, रिसोर्सेज, टाइम का हो, ये बहुत कम कर दिया है। आप आज चाहें तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, शुरू कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो, आप अगर आप चले भी नहीं आपका डिजिटल स्टार्टअप, आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, आपका रिस्क बहुत कम होता है, तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, और जब जो चला गया, जो चलने लगा, उसको स्केल कर सकते हैं। पर ये तो मैंने आपको प्रो बता दिया कि डिजिटल शुरू करना आसान है। फिजिकल में एक जो फ़ायदा ये होता है कि आपके जो रिलेशनशिप, जो बॉन्ड और जो ब्रांड जो बनता है, वो अभी भी फिजिकल में थोड़ा ज़्यादा बनता है। ऑफकोर्स डिजिटल भी अब धीरे धीरे कर रहे हैं कोशिश, बट अभी भी अगर आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इवन जो बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज हैं, वो भी फिजिकल में अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं, चाहे वो अनअकैडमी हो, बायजूस हो। क्योंकि एक बार जब आप एक कंपनी को रास्ते में देखते हो, तब आपको एक भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई, ये इंटरनेट में सपनों में नहीं है, असली में है। तो ये एक फिजिकल का फ़ायदा है। भाई अभी जैसे हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को सपोर्ट मिलती है। हाँ, तो इसका सिचुएशन क्या है इंडिया में? क्या इंडिया की तरफ से, क्योंकि आप तो स्टार्टअप, आपका तो चैनल ही स्टार्टअप की आन है, और आप इतने ही लोगों से कनेक्ट है जो स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में क्या सिचुएशन है? नहीं देखो, जब से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया है, और जब से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया, तो गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश दे रहा है स्टार्टअप्स को, और काफ़ी वो भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाने में फोकस कर रहे हैं। उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी हुआ है, लाइसेंसेस और ये सारी चीज़ें कम हुई हैं, बट अभी भी पूरा परफेक्ट नहीं है, अभी भी काफ़ी काम करने को है, वर्क इन प्रोग्रेस है। बट अगर आप बोलेंगे 20 साल पहले बिजनेस करना और अभी के बिजनेस करने में काफ़ी आसान कर दिया है, बट और जैसे जैसे गवर्नमेंट आसान करती रहेगी, और ज़्यादा लोग इस फील्ड में एंट्री मारते रहेंगे। और कोई बैरियर भी नहीं है ना, जिसको जो आता है वो बेचो आप। हाँ, जिसको जो आता है, मतलब कुछ बैरियर गवर्नमेंट को इसीलिए भी लगाना पड़ता है ताकि मिसयूज ना हो। जैसे मान लो आप फूड आइटम या ये सब बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट को देखना है कि यार आप सही क्वालिटी का खाना वो बेच रहे हो, तो उसमें आपको भी पता होगा लाइसेंसेस चाहिए होते हैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए, वो बेसिक कुछ लाइसेंस चाहिए होते हैं। बट इन लाइसेंसेस को जल्दी आसानी से कैसे मिले, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिया है, और लेने की ज़रूरत है। बट ये है ना कि यार कुछ भी 5 साल या 2 साल में तो होता नहीं, टाइम लगता है। एज लॉन्ग एज हम आगे बढ़ रहे हैं तो वही सक्सेस है। अभी भाई आप जैसे कंटेंट क्रिएशन करते हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। आप इंजीनियरिंग से परेशान हो गए, मैं अपनी शेफ़ वाली लाइन से परेशान हो गया, अभी हम लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में कैरियर कैसा है? देखो मेरा अभी जैसे मैं आपको टोक रहा हूँ, मेरा तो जर्नी ज़्यादा नहीं है, अभी वीडियो 1600 मैंने बना दी है, बट मेरा लाइफ उतना नहीं आया कंटेंट क्रिएशन में। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं लगभग 1.5 साल पे हूँ, आपको लगभग 3-4 साल करीब हो चुके हैं, तो क्या कैरियर है इसका कंटेंट क्रिएशन? देखो मैंने जब 2017 में शुरू किया था, तब यूट्यूब जस्ट अपकमिंग था इंडिया में। 2017? हाँ, 2017 की जैन में। ओके, तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में किया था। तो एक उससे पहले एक बार 2014 में भी शुरू किया था, बट वो ज़्यादा किया नहीं, छोड़ दिया। 2017 से अच्छे से किया, बट तब बिल्कुल स्टार्टिंग में। तब किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब आप यूट्यूब चैनल चला के अपनी नौकरी छोड़ दोगे। मतलब मैंने भी कभी सोचा था, मैंने हमेशा सोचा था कि यार पार्ट टाइम करेंगे, थोड़ा और अपने पसंद का काम करने के पैसे मिल जाए, उससे ज़्यादा खुशी क्या है कि आप अपना पसंद का कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं। फुल टाइम करेंगे कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो अब ऑफकोर्स ये मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, बट उसके साथ कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि अब व्यूअर के पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस है देखने के लिए क्रिएटर्स को। तो आपको हमेशा इस फील्ड में इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ नया लेके आना पड़ेगा जो ऑडियंस को एक्चुअल पसंद है, और साइड बाय साइड कुछ बिजनेस भी बिल्ड करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन या सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के भरोसे रह गए, कल को प्लेटफॉर्म ने आपको रीच देना बंद कर दिया, कुछ हो गया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। साइड बाय साइड बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। बट कंटेंट क्रिएशन का स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है, चाहे इंडिया हो या दुनिया भर में, क्योंकि इतने सारे फील्ड हैं जिसके बारे में कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं है इतना, या क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो जैसे जैसे उस फील्ड के लोग भी आएंगे मार्केट में, तो लोगों को नॉलेज भी मिलेगी, प्लस वो कंटेंट क्रिएटर्स भी ग्रो करेंगे।
करेक्ट है। अभी भाई आप जैसे आपका जो कंपनी का प्रॉपर बता दीजिए, आपकी प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है, और क्या क्या सर्विसेज आप लोग देते हैं, ऑफिस वगैरह का भी आप बता दीजिए। नहीं तो अभी तो जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अभी सर्विसेज उतना तो हम करते नहीं, अभी मोस्टली यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ही फोकस रहता है हमारा। तो उस पर हम वीडियोस बनाते हैं, नॉलेज देते हैं, प्लस ब्रांड्स के साथ काम भी करते हैं काफ़ी सारे, चाहे आपका क्रिप्टो हो गया या और भी स्टार्टअप्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, उनका काम करते हैं। अब धीरे धीरे हमारा भी प्लान है कि कुछ कोर्सेज लेके आए, कुछ वीडियो एडिटिंग और ये सर्विसेज लेके आए, तो वो धीरे धीरे अभी प्लान है, अभी ऑफिसली एक एक करके वन स्टेप एट टाइम उस पर भी काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे भाई, यूट्यूब से अर्निंग कितनी है और फ्यूचर प्लान क्या है? जो स्टार्टअप है तो वो तो अलग चीज़ हो गया, आपका जो ये यूट्यूब चैनल है आपका स्टार्टअप ज्ञान चैनल, ठीक है, इससे रिलेटेड आप बताइए। नहीं तो देखो यूट्यूब में अर्निंग तो यार डिपेंड करता है व्यूज़ कितने आ रहे हैं उस महीने उस पर, और व्यूज़ आपके अच्छे भी आ गए तो ज़्यादा अर्निंग होती नहीं है। आप मान के चलो $1000 से $2000 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा $2500 इतना होता है। मेजर रेवेन्यू जो मैं या सारे यूट्यूबर्स कमाते हैं वो ब्रांड एंडोर्समेंट से ही होता है, बट वही देखना पड़ता है कि ब्रांड्स आते तो बहुत हैं, बट आप सही ब्रांड्स के आप काम कर रहे हो उसके साथ होता है। तो वंस ये सब रेवेन्यू आता है फिर हम इन्वेस्ट करते हैं दूसरी चीज़ों में, टीम बिल्ड करने में, ऑफिस लेने में, तो ये फिर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें। आपको जैसे हम लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे, कंपनीज आएंगे जो कि भाई प्रमोट करें, और आधे से ज़्यादा कंपनीज हम लोग खुद ही बोलेंगे कि भाई सही नहीं होती हैं, और जो भी हमें देखते हैं वो लोग हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, हमारी बातों पे ट्रस्ट करते हैं, और हम हमारे से चीज़ें सुन के या देख के जो हम भी बताते हैं वो उन चीज़ों को परचेज़ करते हैं, उनको बाय करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अगर सही नहीं है या हम उन लोगों को गलत बता रहे हैं तो वो उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि एक तरीके से विश्वास भी टूटता है हमारे देखने वालों का। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं जितनी से ज़्यादा चीज़ें जेन्युइन हो उन लोगों को ही हम लोग रिकमेंड करें वहाँ पे। तो मैं भी यही मानता हूँ, मैं भी बहुत ही कम, आप लोगों ने देखा होगा आज तक अगर करा होगा तो 1-2 लोगों को ही करा होगा, बट ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें भी अगर खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पे उन सब चीज़ों का अपनी जो बैकएंड पे अपनी खुद की रिसर्च आपको करनी चाहिए। अब हम लोग टीम बिल्डिंग पे बात करेंगे कि आपकी टीम में कितने लोग हैं और टीम बिल्डिंग किस तरीके से आपने करी, कहाँ से आप ढूंढ के लेके आए अपनी टीम मेंबर्स? तो टीम की अगर हम बात करें तो मैं हूँ और 1-2 जन फुल टाइम है, हाँ एडिटर हमारे फुल टाइम ही है, उसके बाद और सोशल मीडिया और ये सब हैंडल करने के लिए पार्ट टाइम, और मोस्टली मैं लोगों को इंटर्नशाला में ढूंढा था, तो वहाँ पे एज इंटर्न इन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद धीरे धीरे फुल टाइम हुए। तो अभी जैसे कि और ऑफिस लिया तो और टीम एक्सपैंड करेंगे, बट राइट टीम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीम मेंबर का एटीट्यूड सही नहीं है तो आपके वही आपने हायरिंग में इतना टाइम लगाया, फिर 2-3 महीने की सैलरी थी, फिर फायरिंग में टाइम लगाओ, हाँ फायरिंग में टाइम लगाओ, उसका भी एक्सपीरियंस खराब हो, तुम्हारा भी हो। तो टीम बनाना मतलब काफ़ी मेजर चैलेंज रहता है, बट उसको धीरे धीरे करके क्रैक करना। अभी सेम जैसे सर से जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये मोबाइल में है, ये मेरी टीम मेंबर है अंशुल जो कि आपके महाराष्ट्र से है। तो अभी जैसे हम भी यही करते हैं, मैंने टीम के बंदे रखे हैं, वो लोग सर्च करते हैं कि किन क्रिएटर्स को हमको अपने चैनल पे लाना है, जिनको कि हम खुद देख रहे होते हैं और उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। तो बैकएंड में टीम होती है, उनका काम यही होता है कि भाई वो पूरे क्वेश्चंस रेडी करेंगे, उनके चैनल्स पे जाके वीडियोस देखेंगे या उन्होंने कहीं पे इंटरव्यूज़ दिए तो उनके बेसिस पे उनकी जर्नी को देखते हुए वो लोग पूरे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। और टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिंगल बंदा ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, फूड स्टार्टअप के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जैसे हम लोग फूड ट्रक्स बोलते हैं, रेस्टोरेंट्स बोलते हैं, कैफ़े बोलते हैं, ठीक है, अभी क्लाउड किचन का है, तो इसका क्या स्कोप है, अपॉर्चुनिटी क्या है? अभी कोविड देखिए धीरे धीरे जा रहा है, अभी दिल्ली में फिर से केसेस आ रहे हैं, अभी मास्क फिर से पब्लिकली अलाउ कर दिया गया है, अगर पब्लिक में है तो आपको पहनना है। तो जो ये फूड सेक्टर है तो इसमें आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं? जैसे अगर फासोस की बात कर लीजिए, कोई भी आप सेगमेंट पकड़ लीजिए। नहीं देखो, ये फूड सेक्टर तो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है और पैंडेमिक के बाद तो और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, स्पेशली क्लाउड किचन वाला सेक्टर, क्योंकि आप खुद ही देखिएगा 10-12 साल पहले हमें अगर बाहर से मंगाना होता था, हमारा तो ऑप्शन क्या होता था, पिज्ज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा KFC था। अब आप देखिए हर चीज़, हर क्यूजीन में 10-15 ब्रांड मिल जाएंगे आपको। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ गई है, आप आराम से क्लाउड किचन खोल सकते हैं। अगर आपका
खाने का क्वालिटी अच्छा है, प्राइसिंग ठीक ठाक है और थोड़ा अपना टेस्ट भी ठीक ठाक है, तो आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अब आपको देखना है कि आपको किस टाइप का क्यूजीन लेना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्लाउड किचन फॉर्मेट में आना है। अब धीरे धीरे फूड ट्रक्स भी काफ़ी आ रहे हैं मार्केट में कि जो ऑफिस एरियाज़ हैं और वहाँ पे फूड ट्रक्स भी काफ़ी हैं। तो बट आपको ये देखना है कि आप ऐसा कुछ क्यूजीन लेके आएँ जिसमें आप अच्छे भी हो और उसको बढ़िया से मार्केट भी कर पाएँ, सो दैट थोड़ा कंपटीशन कम हो और ब्रांडिंग अगर आपने अच्छी करी हो तो आपको इनिशियल यूजर्स मिल जाएंगे और वंस उनको खाना पसंद आए तो फिर रेगुलर कस्टमर्स बन ही आएंगे। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है फील्ड में अभी। मतलब अगर फूड की मैं सर से बात कर रहा हूँ, अभी मैंने ही पता नहीं कितने 100 क्लाउड किसी के कोर्सेज भेज दिए होंगे, मेरे ही इतने सारे मेंटीज आपने पुराने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे। अपॉर्चुनिटीज़ है बट आप उसको टिक के कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। चाहे हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, आप सेल्स की बात करते हैं, सारे एस्पेक्ट आप ले लीजिए, टीम मेंबर बोल दीजिए आप, अगर वो सारी चीज़ें अगर आप पूरी कर पा रहे हैं तो बिजनेस तो ग्रो होगा ही। बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी। जैसे आपका स्टार्टअप ज्ञान, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मैं आपको फंडिंग देना चाहता हूँ पर आपके पास पैसा ऑलरेडी है, आप बूटस्ट्रैप्ड ही होना चाहते हैं, तो आप क्या चूज़ करेंगे? बूटस्ट्रैप्ड होगा या फिर आप बोलते हो कि भाई मैं किसी से फंडिंग उठा के अपने इसको ग्रो करूँ? देखो बेसिकली फंडिंग तब उसी स्टेज में चाहिए होती है जब आपने कुछ प्रोडक्ट बना दिया है, वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, ट्रैक्शन आ रहा है, उसको स्केल करना है। अपने 0 to 1 वाला फेज या 0 to 5 वाला स्टेज खुद कर दिया है, 5 या 1 to 100 वाले फेज में आपको फंडिंग चाहिए होती है। तो पहली बात वो ऐसा कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बनाना है जो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा रेफरल वैल्यू है और उसको स्केल कर सकते हैं, पहले ये चीज़ बनानी है। दूसरा, जब आप उसको 1 to 100 कर रहे हैं तब आपको फंडिंग चाहिए। बट ऑफकोर्स फंडिंग में ये है कि इन्वेस्टर का कंट्रोल भी बढ़ता है, वो भी आपको गाइड करते हैं। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं और अगर आपके पास उतना पैसा है कि यार आपको स्केलिंग में नहीं चाहिए हेल्प, तो फिर आप बूटस्ट्रैप करके भी कर सकते हैं, उसमें आपको कंट्रोल पूरा रहेगा, आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से कंपनी चला सकते हैं। बट अगर आपका ये है कि नहीं यार मुझे बहुत तेज़ी से बढ़ना है, उतने पैसे नहीं है, इन्वेस्टर ऑफकोर्स पैसों के साथ आपको गाइडेंस और ये सब भी देते हैं, तो आप इन्वेस्टर से भी फंडिंग रेज कर सकते हैं। बट ये मान के चलिए कि आपको 5-10 साल का हाइपर ग्रोथ होगा, तो आपको अपना फोकस, अपना प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। तब आपका जो नॉर्मल कंपनी 20-25 साल लगाती होगी, आपको 5-10 साल में करना है, बट उस हिसाब से प्रेशर भी आएगा। और अगर आप मार्केट को सही से फिगर आउट नहीं कर पाए तो आपकी कंपनी सही से चल भी नहीं सकती, ये भी दिक्कत है। बूटस्ट्रैप में तो आप अपना हिसाब से कभी भी पिवट कर लिया, कुछ चेंज कर लिया, वो कर लिया। फंडिंग में इतना आसान नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टर का काफ़ी कंट्रोल रहता है। अभी जैसे हम लोग फंडिंग्स की बात करें तो अभी कितने सारे ऐसे स्टार्टअप होंगे, आप भी अगर कुछ बता पाएँ जो कि फंडिंग लेने के बाद भी बंद हो गए? नहीं, मैं एक चीज़ सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये जैसे स्टार्टअप न्यूज़ या हम सब डालते हैं और फंडिंग न्यूज़ देते हैं, लोगों को लगता है कि यार फंडिंग से ही स्टार्टअप चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मेजॉरिटी क्या बोलो 80-90% स्टार्टअप्स बिना फंडिंग के ही चलते हैं। और हिस्टोरिकली भी आप इंडिया में बिजनेस स्टार्टअप सब बिना फंडिंग के ही चले हैं। मतलब जो यूजुअल रास्ता है वो बिना फंडिंग का ही है। और लोगों को लगता है कि यार फंडिंग के बिना स्टार्टअप नहीं चलता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंडिंग के बिना ही स्टार्टअप और कंपनी चलती है। कुछ स्पेशल केसेस में फंडिंग चाहिए होती है। तो आप ये मत सोचिए कि यार अगर फंडिंग नहीं मिली हमारा स्टार्टअप नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोग, आप खुद जीरोधा का एग्जांपल आपको पता ही है, जीरोधा हो गया, सोहो हो गया, मतलब ये तो बड़े बड़े स्टार्टअप है और ये उस फील्ड में कम्पीट कर रहे हैं जिसमें जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग रेज करी है। उसमें भी वो बिना फंडिंग के ग्लोबल कंपनी बना दिया ज़ोहो ने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फंडिंग के बिना नहीं चल सकता है। बट आपको डिसाइड करना है कि यार आपको कौन सा रास्ता लेना है और आपके लिए क्या सही होगा। जो दूसरे के लिए सही है ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो। तो अगर निचोड़ निकालेंगे तो इसका पूरा, तो पहले आपको अपने स्टार्टअप को खुद ही चलाना है। हाँ, अगर आपका स्टार्टअप सही चल रहा है तब जाके कोई आप उस पर आपका पैसा लगाएगा। हाँ। ये नहीं कि आप कोई प्लान बना के ले गए और किसी को पिच कर दिया आपने, क्योंकि उन सही लोगों को ढूंढ पाना भी सबसे मुश्किल बात है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर आपने आग लगाई हुई है तो वो क्या कहते हैं, फंडिंग आने के बाद वो आप में पेट्रोल डाल देंगे कि पूरा फैल जाए। पर अगर आप आग ही नहीं लगा पा रहे हैं तो इन्वेस्टर आके आपके लिए आग नहीं लगाएगा। मतलब अगर इन्वेस्टर कोई कंपनी बनानी होगी, वो खुद का कंपनी बनाता है ना, वो आपको कोई फंड कर रहा है। सही बात। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अभी इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर होते हैं ना, आपने ये दो टर्म्स होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये तो इंक्यूबेटर मोस्टली कॉलेजेस में होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, MBA कॉलेज हो गए, इंक्यूबेटर्स वहाँ होते हैं। और बेसिकली वहाँ पे आपको बिल्कुल
बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको गाइडेंस दी जाती है कि टीम कैसे बिल्ड करना है, ऑफिस स्पेस दे दिया उनके कॉलेज वॉलेज में ही, टॉक्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, ये सब मिल जाता है। और यूजुअली इसमें जो आप मान के चले 6 महीने 1 साल का आप इंक्यूबेशन लेते हैं और उसमें आपको कोई यूजुअली उतना पैसा नहीं देती है, और दूसरा आपकी कंपनी में कोई स्टेक नहीं लेता है, आपको इक्विटी नहीं देनी पड़ती है। एक्सीलरेटर में क्या होता है, यूजुअली 3 महीने का 2 महीने का होता है, इसमें यूजुअली आपको पैसे दिए जाते हैं और आपकी कंपनी में स्टेक भी लिया जाता है। तो पहले इंक्यूबेटर आता है, आप कॉलेज वॉलेज में अपना आइडिया टेस्ट करिए, वंस आपका जैसे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, आपको पता है ये प्रोडक्ट है, फिर आप एक्सीलरेटर में जाइए, तब आपको पैसे भी मिलेंगे उसको एक MVP या प्रोडक्ट बनाने में, प्लस वो आपकी कंपनी में स्टेक भी लेंगे। तो एक्सीलरेटर का एग्जांपल दूँ, सेक्वा का सर्च प्रोग्राम है, एंटलर का भी एक्सीलरेटर है, ऐसे आप सारे जो बड़े बड़े VCs हैं, वाई कॉम्बिनेटर का भी एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इंक्यूबेटर तो आपको सारे इंजीनियरिंग MBA कॉलेजेस में मिल जाएंगे। बहुत सही अच्छी चीज़ें बताई है भाई ने इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर्स के बारे में। भाई लास्ट क्वेश्चन लेंगे, जो भी मेरे चैनल्स देख रहे हैं आपके हमारे, क्योंकि दोनों जगह जाएगी, तो अभी जो नए स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, तो बिज़नेस हमने पहले क्लियर कर दिया है कि बिज़नेस ट्रेडिशनल चीज़ होगी, ठीक है। स्टार्टअप आप कुछ यूनिक कर रहे हैं, चाहे डिजिटली हो, फिजिकली हो, कोई सर्विसेज हो, प्रोडक्ट हो, तो उनके लिए कोई करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या वो लोग करें, क्या सही स्टेप है, और एज के हिसाब से आप थोड़ा सा जरूर बताना। कोई 18 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 40 साल का है। देखो, अब तो जब से इंटरनेट और ये सब आ गया और आपको फ्री एक्सेस मिल गया नॉलेज का, अगर आप यूट्यूब देख पा रहे हैं, मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास फ्री एक्सेस है नॉलेज का, तो अब एज तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। रितेश अग्रवाल आप देखेंगे 28-29 का है, 29 के 10 बिलियन का स्टार्टअप चला रहे हैं, सारे एम्प्लॉय क्योंकि एज ज़्यादा होगी। मेन आपको देखना है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि वो ग्रोइंग फील्ड है तो आप काम कर लो। आप, क्योंकि स्टार्टअप का जर्नी बहुत मुश्किल वाला जर्नी होने वाला है, हर हफ्ते ऐसा लगेगा क्विट कर देंगे, बट अगर आपको उसमें पैशन है, इंटरेस्ट है, तो आप बोलेंगे यार अगर इसमें कोई पैसा ना भी दे तब भी मैं काम करता हूँ। तो आपको एक इंटरेस्ट वाली चीज़ ढूंढनी है। दूसरा, आपको एक ऐसा इंडस्ट्री ढूंढना है जो ग्रो कर रहा है। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में घुस रहे हैं जो ग्रो ही नहीं कर रहा, आप उसके बेस्ट बंदे बन जाए, पर अगर इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रहा तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आपके पास कुछ उस इंडस्ट्री का क्या, या तो कोई इंसाइट होना चाहिए, जैसे कि आप शेफ़ हैं, आप खुद शेफ़ है, आपको अंदर की बातें पता है, तो आपके पास शेफ़ का इंसाइट है, एक्सपीरियंस है, या आपको कुछ एक अलग सा पर्सपेक्टिव है, क्या इस फील्ड को इस तरह से हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कुछ USP होना चाहिए, क्या या तो मैं आउटसाइडर हूँ तो मैं इसको एक नए पर्सपेक्टिव से देख के इसको डिस्टर्ब कर सकता हूँ, या मैं इनसाइडर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में आपको एक USP बिल्ड करना है, और इन तीनों चीज़ों को मिला के कि भैया आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो इंडस्ट्री ग्रोइंग होना चाहिए, और आपके पास कोई USP या इंसाइट या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है उस पर काम करना है। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, 2017 में यूट्यूब उतना बड़ा नहीं था, बट मुझे स्टार्टअप्स पढ़ने में वैसे मैं पढ़ता रहता था, तो मुझे इंटरेस्ट था ही, मुझे कोई पैसे ना दे तब भी मैं पढ़ता, वीडियोस देखते थे, तो पहला कि इंटरेस्ट आ गया कि भाई स्टार्टअप्स का तो हम पढ़ते ही हैं, 2-4 साल से पढ़ ही रहे थे, तो इंटरेस्ट वाली चीज़ पकड़ी। दूसरा कि अपने को पता था कि स्टार्टअप इंडस्ट्री ग्रो करेगी और यूट्यूब भी ग्रो करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं ग्रो करती तो हम भी नहीं ग्रो कर पाते। तो अपने को पता यूट्यूब भी ग्रो करेगा, स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया ये प्रोग्राम है, ये भी ग्रो होगा। और तीसरा जो पर्सपेक्टिव हमारे पास ये था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट था और मुझे लगता था कि यार मैं पढ़ता तो बहुत ज़्यादा हूँ, बट पहला स्टेप कैसे लें वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे लगा कि यार मेरे जैसे इतनी सारी और यूथ होंगी, उनको भी यही प्रॉब्लम आएगी कि यार करना बिजनेस स्टार्टअप है, पर पहला स्टेप कैसे लें, नॉलेज कहाँ से लें, इंडिया में बिजनेस कैसे चलाते हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर से कैसे सीखें, ये उनको भी दिक्कत आती। तो इन तीनों चीज़ों को बना के मैंने करने की कोशिश करी, और ऑफकोर्स उसके बाद जियो के आने के बाद तो अलग ही यूट्यूब ग्रो हो गया, बट यही मोटा ये था कि इन तीनों चीज़ों को मिला के कुछ बना, और जब जियो और यूट्यूब के वेव में हम भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए। मैंने भी एक्चुअली में जियो के टाइम पे ना 2-3 कुकिंग की रेसिपीज़ डाली थी, बट उसके बाद मतलब कि उस टाइम अंदर से नहीं था कि ये करना है, तो 2-4 वीडियो के बाद वो मतलब बंद हो गया, वो मैंने चालू नहीं करा। बट 2019 में कोरोना से पहले पता नहीं अंदर से आया कि क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें करना है लाइफ में, वो ना जब दूसरा बंदा बोलता ना तब
2 दिन 4 दिन के लिए करता है, बट जब अंदर से आता है ना वो आप 2 महीने तक बंद कर सकते हो, बट इवेंचुअली वो आके फटता है वो, और उसमें ही अलग पैशन आता है। 2019 से आप ले लीजिए, रोज की एक वीडियोस आ रही है, 1600 प्लस वीडियोस कर दी है हम लोगों ने। तो मतलब वो तो अब तो ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया कि भाई जैसे खाना खाना ना, सुबह उठ के तो वीडियो बनानी है। और ये जो कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, यही जादू करता है। जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना वो दिखेगा नहीं, ऐसे 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 चलता रहेगा और अचानक एक दिन डबल ट्रिपल होगा और फिर लोगों को लगेगा कि यार ये 1 महीने में इतना बड़ा बन गए, बट वो ये भूल जाएंगे 5 साल से वो यही कर रहे थे, वो कोई नहीं दिखता, ओवरनाइट सक्सेस दिख जाएगी। अभी जैसे जिस सिचुएशन में मैं था या जो मेरी एज थी, बहुत सारे शेफ हैं जो कि 5 स्टार होटल में जॉब्स करते हैं, ठीक है। अभी हर कोई एक एज पे आके हमको लगता है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी, बट होटल इंडस्ट्री में इसका उल्टा होता है। आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको कम सैलरीज में रखा जाता है क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो, ठीक है। ये हमारी होटल इंडस्ट्री में ऐसा है। हाँ, ऐसा है सर, ठीक है। तो अभी उन लोगों के लिए हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे थे। इवन हम लोग पहले टेस्टिंग करते हैं, 2-4 शेफ लोग को पकड़ के हम लोग उनको सिखाने की कोशिश करते हैं बैक ऑफ द हाउस, हम लोग वो भी कर रहे थे। तो अभी जैसे मैं कर पा रहा हूँ, लाइक मैं कितने लोगों के पास रीच कर पाऊँगा, 150 करोड़ इंडिया में और पूरी दुनिया में तो अरबों खरबों लोग हैं। तो हम लोग ऐसे लोग भी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे शेफ्स भी क्रिएट कर रहे हैं जो कि सेम चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो भी करें। तो हम लोग इस तरीके की चीज़ों पर भी काम करते हैं। बिल्कुल, आप जैसे मैंने आपके वीडियोज़ भी देखे, और क्योंकि आप खुद से शेफ हैं, जो इनसाइट आप दे पाते हैं नॉर्मल बंदे को नहीं पता होगी, और वही अंदर की बातें, वही एक्सपीरियंस ही काम लेता है। आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अगर कोई आपका कोर्स लेके सीख लेता है तो उसका तो टाइम और ये इतना बचा ना। और यहाँ पे जैसे हम कोर्सेज की बात करते हैं ना, तो कोर्सेज ये एक तरीके से हमारी वीडियोस तो हम लोग देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग उनसे पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, जो कि सोल्यूशन बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो एग्जैक्टली पर्सनलाइज सोल्यूशन जो है, जो उनका प्रॉब्लम है उसके साथ। हाँ। बाकी बहुत अच्छा लगा अर्नब, आपके ऑफिस में आके भी अच्छा लगा। नया ऑफिस है, आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपके स्टार्टअप के लिए, और फ्यूचर में हम लोग फिर से मिलेंगे और नई वीडियो जरूर करेंगे। नहीं, बिल्कुल, आप तो दिल्ली में ही आप आते रहिए, और आपका भी मैंने चैनल देखा, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स शेफ्स और उन सबकी हेल्प कर रहे हैं, बट ये जो और जो दूसरी सर्विसेज या दूसरे एंटरप्रेन्योर्स का या ऐसे इंटरव्यू से हमारी यूथ को काफ़ी हेल्प होगी। होपफुली आपका भी काम और बढ़े, आप ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर पाएँ। थैंक यू धीरज। थैंक यू वेरी मच।